तो देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग क्यों क्रूशल है? बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप टॉप एनएलयू में पहुंचेंगे। तो आपकी ओवरऑल रीडिंग इफेक्टिव होना जरूरी है। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर क्लैट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया और चेंज पॉजिटिवली हुआ, राइट? तो राइट डायरेक्शन में एफर्ट करने के लिए हमारे को बहुत ही जरूरी आइडेंटिफाई करना कि पेपर पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट? हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। तो फाइनली हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर हम सॉलिड तरीके से आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग पे काम करेंगे। सो देर आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग सेशंस, जहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लैट में इंग्लिश सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, कैसा स्ट्रक्चर रहता है, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, how to get started, right? So this is the first class, very excited. I hope you guys are also very excited. तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रीडिंग सेक्शन यानी कि इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग क्यों क्रूशल है। क्योंकि देखिए, क्लैट का जो नया फॉर्मेट है वो मोर और लेस बहुत ही इंटेंस है ऑन रीडिंग। चाहे आप इंग्लिश सेक्शन की बात करें, चाहे आप लॉजिकल सेक्शन की बात करें या लीगल सेक्शन की बात करें, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी ओवरऑल रीडिंग इफेक्टिव होना जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इंग्लिश सेक्शन को एस करना है, इसलिए क्योंकि आपको क्लैट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है, राइट? सो प्लीज टेक दिस सजेशन वेरी सीरियसली दैट यू हैव टू बी अ गुड रीडर इन ऑर्डर टू क्रैक क्लैट, राइट? तो आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हम बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव एन ओरिएंटेशन टू द इंग्लिश सेक्शन ऑफ क्लैट, राइट? तो हमने देखा कि लास्ट ईयर क्लैट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया और चेंज पॉजिटिवली हुआ, राइट? एक तो पेपर बहुत ही आसान आया, आई एम श्योर ये फीडबैक आपको मिला होगा आपके सीनियर्स से, राइट? तो पेपर came very easy, there was nothing very fancy, very difficult, and the number of questions also came less, right? तो हर बार हम प्रीवियस क्लैट में, मतलब लास्ट का अटेम्प्ट छोड़ दे तो उससे पहले वाले जो हमने क्लैट के पेपर्स देखे उसमें 30 क्वेश्चंस आ रहे थे इंग्लिश में। इस बार जो क्वेश्चंस आए वो 24 आए, तो दैट वाज अ ब्रीदर वेयर यू गॉट फ्यूअर क्वेश्चंस, है ना? अब आपके पास इंपॉर्टेंट ये है आइडेंटिफाई करना कि क्या फॉर्मेट रहा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउ वाज द इंग्लिश सेक्शन ऑफ क्लैट 2024। तो देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? मल्टीपल चीजें, राइट? बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप टॉप एनएलयू में पहुंचेंगे। पहला, एफर्ट तो करना ही है, राइट? एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, राइट? तो राइट डायरेक्शन में एफर्ट करने के लिए हमारे को बहुत ही जरूरी आइडेंटिफाई करना कि पेपर पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्लैट 2024 का यानी कि पास्ट ईयर का हम पेपर एनालाइज कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, राइट? व्हाट वाज द ट्रेट ऑफ द ओवरऑल सेक्शन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली क्लैट 2024 के प्रीवियस ईयर के पैसेजेस करेंगे, राइट? आप कह रहे हो मैम पहली क्लास है और उसमें ही हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल उसी में पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि आपको जब एक्चुअल पैसेज देखते हो ना तब आपको पता चलता है कि क्या डिफिकल्टी लेवल है। अगर आप पेपर्स नहीं देखोगे, प्रीवियस ईयर के फॉर्मेट नहीं समझोगे, तो फिर आप अपने माइंड में हो सकता है इंग्लिश को बहुत सिंपल कंसिडर कर रहे हो पर आपको डिफिकल्ट लगे, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है, राइट? तो हमें कैसे पता चले कि हमें कितनी मेहनत करनी है, हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हमें कितना आगे जाना है, राइट? ऐसा हो सकता है आप इंग्लिश सेक्शन के लिए बहुत वरिड हो, पर जब आप पीवाईक्यूज देखो तो आपको लगे अरे ये तो डुएबल है, मैं ऐसे ही घबरा रही हूँ, यहाँ तो मैं 24 में से 24 नंबर ले आऊंगी, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे यार इंग्लिश तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपने क्वेश्चंस देखा तो आपने कहा नहीं यार ट्रिकी है, हो सकता है मैं कहीं फंस जाऊं, सो आई नीड टू पुट एन एफर्ट, राइट? तो अभी जब तक आप देखते नहीं है एक्चुअल क्वेश्चंस, तो आपके दिमाग में अपनी एक सिचुएशन रहती है और आप उसी के हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को ड्राइव करते हैं, राइट? या एक मेंटल बैरियर एट टाइम्स, या कई बार कुछ भी मेहनत नहीं करते। तो इसके लिए अपनी प्रेपरेशन को कंड्यूसिव बनाने के लिए
और अलाइन करने के लिए टू द एक्चुअल एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लैट, यू नीड टू नो दैट व्हाट वाज द फॉर्मेट, व्हाट वाज द स्टाइल ऑफ पेपर एंड व्हाट वाज द एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल, सो दैट यू कैन प्ले अकॉर्डिंगली, इजंट इट? सो पेपर क्रैक करने के लिए एफर्ट तो जरूर करना है, राइट? अब ऑफ कोर्स आप 12th में हैं या पास आउट हो रहे हैं, तो आई एम श्योर आप बहुत सिंसियर हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका करियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, राइट? इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू अहेड इन लाइफ, राइट? तो अब आपका गोल भी क्लियर है, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट यू हैव गॉट गोल क्लैरिटी। तो हमें एफर्ट तो करना ही है, पर हमें अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, हमें टॉप रैंक्स चाहिए, सिंगल डिजिट डबल डिजिट में रैंक्स चाहिए, जस्ट प्लानिंग टू गो ओनली टू बेंगलुरु, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा एफर्ट राइट डायरेक्शन में हो। तो ये मैं आपको लेक्चर के पहले दिन ही कह रही हूँ, राइट? ये हमारा बैच बिगिन हो रहा है, हम फाउंडेशन से बिगिन कर रहे हैं, तो मैं यही कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स कई बार एफर्ट तो करते हैं, पर ये नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब आप मेहनत करो, हमेशा इंश्योर करो कि आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हो। और ये कैसे पता चलता है? आपकी धीरे धीरे पे अटेंशन टू दिस, ग्रेजुअली आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, राइट? क्योंकि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर मैं इसी पे फोकस करूं, तो आप रीड करना सीख रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग वोरेशियस रीडर्स हो, कुछ बहुत ही फिक्शंस पढ़ते हो, फैंस हो कुछ सर्टन ऑथर्स के, पर हमें ये देखना है कि हमें वेरिड रीडिंग करनी है, हमें अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग तरीके के कंटेंट को रीड करना है। अगर आप इन जनरल फिक्शन रीड कर रहे हैं, तो नॉन फिक्शन की तरफ मूव करिए। अब हो सकता है आप में से कुछ तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो रीडिंग में, या आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है, तो आपको ऐसे थोड़ी झिझक हो रही है, तो कोई बैरियर मत रखिए, बट इंश्योर करिए कि आप एक स्किल सेट अक्वायर कर रहे हैं, और स्किल सेट अक्वायर करने के लिए हर इंडिविजुअल का पेस अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है फॉर मी, कार सीखने के लिए मुझे 25 दिन लग गए, और आप बहुत स्मार्ट हो तो आप कार 10 दिन में ही सीख गए, राइट? बट मुझे अगर 25 दिन लग रहे हैं, तो मैं गिव अप नहीं करूंगी कि मुझको तो 10 दिन में आ गई, मुझे तो आ नहीं रही, तो लेट मी जस्ट गिव अप। नो, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, राइट? हार्डर if needed, not going to give up. So that's the point that I'm trying to establish, that give your 100% and don't keep deadlines की 10 दिन में आना चाहिए, 20 दिन में आना चाहिए। आप इतनी जल्दी अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करो, यही बहुत अच्छी बात है। सो यू गेटिंग मोर टाइम टू इन्वेस्ट इन योर प्रेपरेशन टू बिल्ड द स्किल्स, राइट? और किसी भी एग्जाम में जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो 3 स्टेजेस ऑफ प्रेपरेशन होते हैं। तो पहली स्टेज ऑफ प्रेपरेशन होती है जहां पे आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो रही है, राइट? आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम कर रहे हो, आप स्किल सेट अक्वायर कर रहे हो। तो अभी के लिए जो हमारा नेक्सस बैच है, वो फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए ही है आपके लिए। सो यू कैन गिव गुड टाइम फॉर योर फाउंडेशन, ताकि आपका सॉलिड बैकग्राउंड हो जाए, सॉलिड बेस क्रिएट हो जाए। एक बार आपका बेस सॉलिड हो गया, फिर बिल्डिंग बनाना आसान है, राइट? सो वी आर वर्किंग ऑन फाउंडेशन। स्टेज 2 विल बी वेयर वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजीज, राइट? जहां पे हम टिप्स सीख रहे हैं, ट्रिक्स सीख रहे हैं, ट्रैप समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, उस पे फोकस कर रहे हैं। सो सेकंड स्टेप है स्ट्रैटेजीज एंड एक्चुअल प्रेपरेशन, राइट? और थर्ड स्टेज ऑफ प्रेपरेशन में आप PYQs बहुत सारे करते हो, आप मॉक्स देते हो, आप टेस्ट देते हो, सेक्शनल्स देते हो, राइट? वेयर यू आर मोर और लेस एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एंड टेस्टिंग योरसेल्फ। तो अभी हमें रियलाइज करना है कि हमारी फाउंडेशन स्टेज है ना? तो फाउंडेशन स्टेज पे हमको अपने आप को ये क्लैरिटी देनी है कि अभी हो सकता है मेरी एक्यूरेसी ना आ रही हो, बिकॉज आई एम लर्निंग, राइट? सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। आप आइडेंटिफाई करो आप कौन सी स्टेज ऑफ प्रेपरेशन पे हो, क्योंकि देखो अगर आप अभी फाउंडेशन स्टेज पे और आप ये इंश्योर कर रहे हो, ये आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मैं जो भी टेस्ट लगाऊं उसमें 10 on 10 आ जाए, फिर ये आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, राइट? क्योंकि अभी तो आपकी रीडिंग ही कंफर्टेबल नहीं हो आप रीडिंग में। तो अभी आप कोशिश करो कि आप रीडिंग में कंफर्टेबल हो, राइट? आपको समझ में आने लग जाए कि पैसेजेस क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, आपका टाइम ग्रेजुअली रीडिंग में कम हो जाए, राइट? सो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर आप देखते हैं कि व्हाट वाज द ट्रेंड। तो अगर हम ट्रेंड देखें 2022 का, राइट? तो मैंने 3 सालों के पेपर्स को ऑब्जर्व किया, और ऑफ कोर्स हम अपकमिंग क्लासेस में बहुत सारे PYQs करेंगे भी, राइट? और स्ट्रैटेजिकली करेंगे, जहाँ पे आपको सिखाऊंगे कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, राइट? तो 2022 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 30 थे,
फिर 23 में भी 30 आए, और 24 में जैसा मैं आपको बता रही थी कि पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ तो आपको 24 क्वेश्चंस मिले, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस्ड बाय 6, तो दैट वाज आल्सो अ मेजर रिलीफ फॉर द स्टूडेंट्स कि आपको 6 सवाल कम करने पड़े, राइट। और जो 2022 का पेपर था आप उसको ईजी कह सकते हो, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, मतलब 23 का पेपर था, दैट वाज मॉडरेट। और अभी के पेपर के लिए जो हम कहेंगे जो 24 में हुआ, दैट वाज वेरी इजी, राइट। तो अब के ट्रेंड में वेरी इजी तो नहीं आएगा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, बट ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अगर हम बात करें कि 2025 में क्या ट्रेंड रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी 24, क्योंकि अगर लास्ट ईयर ही पैटर्न चेंज हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल उसी पैटर्न को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और द डिफिकल्टी लेवल कैन बी बिटवीन इजी एंड मॉडरेट, बिकॉज इस टाइम बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि द पेपर वाज टू इजी फॉर क्लैट स्टैंडर्ड्स, राइट, फॉर एनएलयू स्टैंडर्ड्स। तो ऐसा एक जनरल फीडबैक आया। सो ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेक्टेड कि पेपर बहुत आसान तो नहीं आएगा, द लास्ट ईयर स्टूडेंट्स गॉट लकी, बट ऐसा भी नहीं कि एक्सेप्शनली एकदम से डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई कर देंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल फॉर the upcoming year, right? So CLAT 2025 में आप क्या expect कर सकते हो? Number of questions remaining 24, and it will be not very easy. I am telling you again, it will be between easy to moderate. ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम देखें तो आइडियल अटेम्प्ट्स कितने थे। अब जैसा मैंने आपको कहा पेपर ही बहुत आसान था, तो 24 में से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चंस करके आ रहे हो, सो दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट, राइट। और जो नंबर ऑफ पैसेजेस आए 4 आए, डिफिकल्टी लेवल एज आई टोल्ड यू वाज इजी। तो देखिए जब पेपर आसान आता है ना तो बच्चे ऐसे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि पेपर तो बहुत आसान आ गया, मजा आ गया। बट जब पेपर आसान आ जाता है आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने होते हैं, और उन क्वेश्चंस में एक्यूरेसी आना भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल गेम वहां पर जाके कहीं बैलेंस आउट हो जाता है। तो ऐसा मत समझिए कि अगर पेपर आसान आ गया तो आपके लिए आसान है, पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, राइट। सो अगर मुश्किल होगा तो अटेम्प्ट्स कम होंगे सबके ही, और अगर आसान है तो सबके अटेम्प्ट्स ज्यादा होंगे, और अगर अटेम्प्ट्स ज्यादा हैं तो एक्यूरेसी अच्छी आनी जरूरी है, राइट। सो इस बार 20 प्लस वॉज 24 में से देखिए 20 प्लस वॉज अ गुड अटेम्प्ट, राइट। सो you can see, you can imagine that what was the difficulty level, right? चलिए, सो नाउ अब क्लैट 2024 का अगर हम डिटेल में एनालिसिस करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, तो लाइक आई टोल्ड यू द पैसेजेस वर वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। अगर आप अभी भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब वी विल पिक अप सम पैसेजेस क्लैट 2024 के, एंड आई विल शो इट टू यू किस किस लेवल के पैसेजेस थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, क्या अलाइनमेंट था। और जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था, यानी कि ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि हमें 4 आंसर चॉइसेस मिलती हैं, 3 तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हैं, तो हम इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाएंगे, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। सो दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, राइट। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब हम क्वांट की बात करते हैं तो हम अपने आंसर्स को सिलेक्ट करते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश सेक्शन में आप कोशिश करिए कि आप सिलेक्ट ना करें, आप एलिमिनेट करें। तो यू शुड बी श्योर व्हाई दीज 3 आंसर चॉइसेस आर इनकरेक्ट, एंड वॉट एवर रिमेन्स दैट शुड सर्व एज द राइट आंसर, राइट। तो ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज या टेक्निक से ही सॉल्व कर सकते थे। तो जो इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस थी वो बहुत क्लोज नहीं थी जिससे कोई कंफ्यूजन हो, राइट। तो जब हम कहते हैं कि इजी ऑप्शन एलिमिनेशन था, दैट मीन्स द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट वॉट एवर 2 ऑप्शंस यू हैड, जो भी आपके पास 2 ऑप्शंस थे, क्लोज नहीं थे। जो मतलब यूजुअली कंप्लेंट होती ना कि 4 में से 2 तो हमने इजीली एलिमिनेट कर दिए और बाकी 2 बड़े कंफ्यूजिंग थे, तो ऐसा नहीं हुआ। दे वर इजी एलिमिनेशन। सो आप आसानी से बिना बहुत कंफ्यूजन के चॉइसेस को एलिमिनेट कर दोगे। कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आया, राइट। जैसे फिगर ऑफ स्पीच पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई सवाल आएगा, आते भी रहे हैं, राइट, पर देयर वाज नो क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम फिगर ऑफ स्पीच, थैंकफुली। ठीक है, जो लिटरली पैसेजेस आए थे, एक अनीता देसाई करके एक बहुत फेमस नॉवलिस्ट है, राइट, तो उनका एक बुक का एक्सर्प्ट था, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग, लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आपने जनरल रीडिंग करी है, नॉवेल्स पढ़े हैं, तो आपको बहुत मजा आता। तो वहां पे देयर वर सम नुआंसेस वेर यू हैड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, बट अगेन इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज नॉट डूएबल, राइट। इवन इफ यू डू नॉट हैव द बैकग्राउंड, पर आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है,
पैसेज तो आप उसको बहुत इजीली डिकोड कर लोगे, डिकंस्ट्रक्ट कर लोगे, उसके एसेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट। सो दैट्स व्हाट आई सेड, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपकी थोड़ी फेमिलियरिटी, एक पैसेज अभी आपको कराती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर से आए तो वो बहुत डुएबल थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए, राइट। कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल जहाँ पे रीजनिंग इन्वॉल्व थी या इन्फ्रेंसेस इन्वॉल्व थे, टोन टाइप क्वेश्चंस थे, वो बहुत बहुत कम आए, ना के बराबर आए। तो जहाँ पे बहुत टेक्निकलिटी नहीं थी, सो देयर वर मोर और लेस डायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच केम। तो अब आप ये देख सकते हो, जब मैं कह रही हूँ कि पैसेजेस भी इंटरेस्टिंग हैं, एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्फ्रेंस बेस्ड रीजनिंग कम थी, तो यानी कि आप अभी तक समझ पा रहे हो कि फिर अगर ये सभी एलिमेंट्स हैं तो क्वेश्चंस तो आसान ही आए हैं, राइट। देन ऑफ कोर्स अब आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह के पेपर्स आए, राइट, किस तरह के पैसेजेस आए, कितने क्वेश्चंस आपको करने थे, क्या एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है भाई, आप कैसे शुरू करेंगे। अब आपने कहा मैम ये तो हो गया, अब हमें तो पेपर देना है, हम क्या करें। मेरा पहला सजेशन है, आप जितना हो सके आप रीड करिए, राइट, क्योंकि रीडिंग एक ऐसा स्किल सेट है जो डेवलप होने के लिए टाइम मांगता है, राइट। टाइम डिमांड करता है। आप ये सोचेंगे कि ओवरनाइट हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा ओवरनाइट, राइट। आपको हर दिन बेहतर होना है। और क्या होता है कि आप जो बेहतर होते हो और इम्प्रूवमेंट होते हो वो बहुत धीरे धीरे होते हो, राइट। जैसे एक दिन हो सकता है 1% का इम्प्रूवमेंट आए, एक दिन सिर्फ 0.5 का है, पर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जब आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो गया। बट आप ये सोचोगे कि कल के बाद आज क्या हुआ, तो दिस इज हाउ इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जैसे आप जब सपोज आपने आपके सिटी में एक मैराथन हो रही है, राइट, तो आपने देखा कि यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन। अब आपके पास कोई स्टैमिना नहीं है, तब क्या करते हो, आप थोड़ा थोड़ा वार्म अप करना शुरू करते हो, फिर आप 500 मीटर भागते हो, फिर 1 किलोमीटर भागते हो, फिर 2 भागते हो। ऐसा आप 3 महीने करते हो, 4 महीने करते हो, फिर आप रेडी होते हो टू बी अ पार्ट ऑफ मैराथन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज मेरी बॉडी बिल्कुल ही कोई कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है मेरी और मैं कल जाके 21 किलोमीटर भागाऊंगी, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती ना। तो सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने आज 4 दिन हो गए पढ़ने, 5 दिन हो गए पढ़ने, और अब भी मेरे को ना बहुत बढ़िया रीडिंग स्पीड बिल्ड हो जाए, सब 100% समझ में आ जाए, तो ये नहीं हो पाता, राइट। बट ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही होती, प्रोग्रेस हो रही होती है, वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो अपना टाइम दीजिए, अपना कमिटमेंट दीजिए और इंश्योर करिए कि आप रीड करें। मतलब अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो एटलीस्ट 1 आवर की तो आप अग्रेसिव रीडिंग करिए। और जब आप रीड कर रहे हैं ना, तो अपने जो रीडिंग का जो होराइजन है उसको बिल्ड करिए, क्योंकि किसी भी तरीके के पैसेजेस आ सकते हैं, राइट। अब अगर आप इस बार लिटरेचर के आगे, हो सकता है अगली बार हिस्ट्री के आए, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस के आए, हो सकता है फाइनेंस के आए, राइट। तो हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि इन्हीं कैटेगरी के पैसेजेस आएंगे, राइट। सो यू हैव टू हैव अ गुड रीडिंग इन प्रैक्टिकली ऑल द पॉसिबल टॉपिक्स। तो जितना हो सके वैरायटी का कंटेंट रीड करिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, आप पॉलिटिकल आर्टिकल्स ही पढ़े जा रहे हो, या आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आप स्पोर्ट्स ही पढ़े जा रहे हो, राइट। या आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप उसी तरीके के पढ़ रहे हो। आप कॉमर्स के हो तो आपको फाइनेंस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप उसी डोमेन में चले गए। ऐसा नहीं करना, राइट। तो जब भी हम रीडिंग करेंगे, हम वेरिड रीडिंग करेंगे, अलग अलग तरीके का कंटेंट पढ़ेंगे, ताकि किसी भी तरह का कंटेंट आए एग्जाम में, वी आर रेडी, आइदर इट बी क्लैट और इधर इट बी एलिट, राइट। अब जो एक और मेजर बैरियर आता है स्टूडेंट्स को, उनको लगता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड्स आ रहे हैं मैम वही नहीं समझ में आते। तो जब हमें वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, हम कैसे आप एक्सपेक्ट करती हो कि सही पेपर को सॉल्व करेंगे। सही बात है आपकी, अगर आपको वोकैबुलरी के मीनिंग ही नहीं पता तो फिर कई बार हम झिझक जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं। तो आपको दिन के 15 मिनट वोकैबुलरी बिल्डिंग पे जरूर देने हैं, राइट। अब कोशिश करिए कि इफ नॉट मोर 15 मिनट्स तो आप दो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आपने आर्टिकल पढ़ा, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है, राइट। आपने एक पैसेज पढ़ना शुरू किया, आपने रियलाइज किया कि एक वर्ड ये नहीं आया, ये दूसरा वर्ड नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया। तो एक आर्टिकल में आपको 5 वर्ड्स नहीं आए। आप जब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप रुकिए मत कि आपको मुझे पहला वर्ड समझ नहीं आया तो मैं बस मीनिंग देख लेती हूँ।
क्योंकि उससे आपका जो फ्लो ऑफ रीडिंग है वो इम्पैक्ट होगा। आप क्या करिए, पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिए, जो वर्ड नहीं समझ में आया वो कॉन्टेक्चुअली पकड़ने की कोशिश करिए, ये समझने की कोशिश करिए कि वर्ड क्या कहना चाहता था। आपने पैराग्राफ को रीड कर लिया, पैराग्राफ को रीड करने के बाद इन 5 वर्ड्स को लिख लीजिए, राइट, कि ये मेरे 5 वर्ड्स थे। अब आपको इनके मीनिंग्स देखने, तो मीनिंग के लिए एक मेरियम वेबस्टर करके एक ऐप है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, राइट। आपको यहाँ पर हर वर्ड का मीनिंग मिल जाता है, राइट, और सेंटेंसेस बने होते हैं उस वर्ड पे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिल जाते हैं, तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी उस वर्ड की। तो आपने क्या किया, आपने ये 5 वर्ड लिए एक आर्टिकल से, राइट। आप 1 घंटा यूजुअली रीड कर रहे हैं दिन का, तो उसमें से आपने एक आर्टिकल से 5 वर्ड लिए। तो अब एक में नहीं दिक्कत आई तो 2 आर्टिकल से ले लीजिए, 2 में नहीं आए 3 से ले लीजिए। मतलब आप कोशिश करेंगे तो आपको दिन के 5 वर्ड्स तो आसानी से मिल जाएंगे। अब आप एक अच्छी क्वालिटी का पेपर लीजिए और उसमें वो जो 5 वर्ड्स आपने सीखे थे नए, उनको लिख लीजिए। तो ये आपका मेन वर्ड हो गया, उसका आप मीनिंग लिखिए, और 2 सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, और 2 एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विलोम, राइट। वो लिखिए जो आपको नहीं पता, राइट। जैसे अगर ग्लूमी है तो ग्लूमी का आपको सैड पता है, तो मीनिंग में आपने सैड लिख लिया, राइट। पर अगर सिनोनिम में आपको अनहैप्पी पता है तो अनहैप्पी मत लिखिए, क्योंकि ये सिंपल वर्ड है। वो लिखिए वर्ड जिसका आपको मतलब नहीं पता, या जो वर्ड आपके लिए नया है। तो आपने ऐसा छोटा कार्ड रखिएगा, इसका जो साइज होगा वो प्लेइंग कार्ड जितना होगा, जो आप ताश के पत्ते खेलते हैं ना, बस उतना साइज का कार्ड, छोटा, और क्वालिटी अच्छी रखेंगे बिल्कुल। अगर पतला कॉपी का पन्ना ले लेंगे तो पेज फट जाएगा, वो फिर हमारे लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब आपके पास कितने वर्ड्स हो गए, 5 वर्ड आपने सीखे थे, और हर वर्ड के 2 नए सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स लर्न कर रहे हो आप। तो यानी कि कुल मिला के मेरे पास 5 इंटू 5 25 वर्ड्स हो गए, है ना। 5 वर्ड पर कार्ड बना लिया आपने, और फिर 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम, 25 है। अगर आप हर दिन भी एक कार्ड बनाते हो तो आपके पास 7 कार्ड बन जाते हैं, राइट। आपने एक हफ्ते में बनाए। अब आपको जब टाइम मिल रहा है, जैसे आप बैठे हो, अभी स्कूल की बस नहीं आई, आप स्टॉप पे वेट कर रहे हो, जस्ट टेक अ लुक एट दोस कार्ड्स, राइट। आपका एक लेक्चर ओवर हो गया, दूसरे लेक्चर की टीचर अभी आई नहीं है, जस्ट टेक अ लुक एट द कार्ड्स। आपकी मैम अटेंडेंस ले रही है, आपका कॉल हो गया, अब यू आर वेटिंग कि मैम सब बच्चों की अटेंडेंस ले, तब मैम पढ़ाना चालू करेंगी, टेक अ लुक एट द कार्ड्स, राइट। आपका लंच ब्रेक में आपका लंच ओवर हो गया, टेक अ लुक एट द कार्ड्स। तो जब टाइम मिल रहा है, आई एम श्योर कि आपके पास दिन में घंटा घंटा निकालना मुश्किल है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बहुत सारी चीजें और चल रही हैं। आपका आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी ट्यूशंस होंगी, बोर्ड्स भी देने हैं, बहुत जगह आपके इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट्स हैं, तो आपको हो सकता है एक साथ टाइम ना मिले। पर दिन के 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 2 मिनट्स आपको दिन में खूब सारे मिलेंगे। तो आपको बस रिलीजियसली वो कार्ड्स का साइज छोटा रखने के लिए इसलिए कहा है, ताकि आप इजीली कैरी कर सको, और क्वालिटी भी अच्छी रखने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि आपको देखना है एक हफ्ता उन कार्ड्स को रेगुलरली, रिलीजियसली, तो पेपर क्रम्बल ना करे। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप बहुत वर्ड्स लर्न कर लेंगे जब आपकी प्रेपरेशन खत्म होगी और जब आप क्लैट के नजदीक होंगे, राइट। सो दिस इज अ फ्लैश कार्ड स्ट्रैटेजी। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं, और बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, राइट। मैं अपकमिंग क्लासेस में आपको और स्ट्रैटेजीज देती रहूंगी वोकैबुलरी बिल्डिंग की, पर ये मेरी ट्राइड और टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, एंड इट रियली वर्क्स वंडर्स। तो एक हफ्ता जब रिलीजियसली आप इन 7 कार्ड्स को देख लोगे, ये वर्ड्स आप नहीं भूलोगे। आपको और इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, तो ये फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड में वर्ड्स हैं। जब आप कार्ड को फ्लिप करो, यानी कि ये आगे का साइड है जहां पे आपने वर्ड्स विद मीनिंग्स लिख लिए, पीछे वाली साइड में आप क्या करेंगे, जो मेन वर्ड है उसका आप एक सेंटेंस बना लेंगे, राइट। और पीछे हो जाएंगे 5 सेंटेंसेस। तो आपको रट्टा भी नहीं मारना, एक हफ्ता रिलीजियसली इन 7 कार्ड्स को देखना है, राइट। एंड यू विल सी मेजर इंप्रूवमेंट कमिंग एज फार एज योर वोकैबुलरी बिल्डिंग इज कंसर्न्ड, बट डू इट रिलीजियसली। आज से जब वीडियो देख रहे हैं तब से स्टार्ट करिए, और हर हफ्ते करिए, और आप देखेंगे आप कितने वर्ड्स ऐड करते जा रहे हैं, राइट। कार्ड बनाने में आपको हो सकता है टाइम लगे, मतलब बहुत टाइम तो क्या ही लगेगा, ऐप दे दी मैंने, उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाएंगे, मीनिंग्स आप आर्टिकल्स रीड करते वक्त आइडेंटिफाई कर लोगे, वर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ऐसा बहुत फैंसी कार्ड मत बनाओ, सिंपल बनाओ, रीडेबल बनाओ, ताकि आपको पढ़ के समझ में आ जाए, राइट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच यू शुड टेक, राइट।
अब स्टूडेंट्स पूछते हैं हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी पढ़ सकते हो। आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और अब आपने ऐप डाउनलोड कर ली, अब देख लो कि कौन सा स्टाइल ऑफ राइटिंग से आप ज़्यादा फैमिलियर हो रहे हो, ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो रहे हो, आप उस न्यूज़पेपर को पिक कर सकते हो। बोथ आर इक्वली गुड, ऐसा नहीं है कि हिंदू बढ़िया नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस बढ़िया नहीं है, दोनों अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं। आपकी आइडियोलॉजी, आपका थॉट प्रोसेस, आप किस स्टाइल ऑफ राइटिंग से ज्यादा कंफर्टेबल हो, वो आपको चूज करना है, राइट। उसके बाद अगर आपकी बिल्कुल रीडिंग की हैबिट नहीं है तो फिक्शन बुक से स्टार्ट कर दो, कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल से स्टार्ट कर दो, राइट। जैसे अभी मुकेश अंबानी के बेटे ने एक वन तारा करके प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है फॉर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, उसके बारे में आपने पढ़ लिया, राइट। या फिर कोई एक क्रिकेट टूर्नामेंट आ रहा है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया, एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसके बारे में पढ़ लिया, कोई इंटरनेशनल डील हो रही है उसके बारे में पढ़ लिया। अब क्योंकि आपको करंट अफेयर्स में भी मेहनत तो करनी है और रीडिंग तो उसके लिए भी करनी है, तो इन जनरल भी आपको रीडिंग हेल्प ही करेगी, राइट, फॉर द लार्जर गोल ऑफ क्रैकिंग क्लैट। सो यू कैन डू दैट, बट स्टिल बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू कुड रीड सम फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स, कोई मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब अब कल के लिए मत टालिए कि कल से मैं पढ़ूंगी, आज से अभी से ही आपको अग्रेसिवली रीड करना है, राइट। और इसका असर, रीडिंग का असर आपको हर सेक्शन में दिखेगा, करंट अफेयर्स में दिखेगा, इंग्लिश में दिखेगा, लीगल में दिखेगा, लॉजिकल में दिखेगा। तो आप देखिए 4 सेक्शंस में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है ना, तो बहुत ही क्रूशल है, राइट। तो इसके लिए अगर बच्चे बोले कि मैम 1 घंटा तो बहुत है, हम सिर्फ इंग्लिश को दे रहे हैं क्या 1 घंटा, तो हम बाकी सेक्शंस की तैयारी कब करेंगे। तो ये 1 घंटा आप ओवरऑल कैट की प्रिपरेशन को दे रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर आपको और कुछ पढ़ने का टाइम नहीं, आप 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लो, बट रीड, राइट। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू holistically to do better in CLAT, right? So these are the suggestions। तो आपके लिए आप अभी तो variety of content read करिए, read as much as you can, और vocabulary building पे काम करिए, right? So you can read either of the newspapers, और अगर फिर भी आपको बुक रीडिंग में ज्यादा मजा आता है तो मेरे हिसाब से तो न्यूज़पेपर रीडिंग बेटर है। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि मैम हम बुक्स रीड करें न्यूज़पेपर रीड करें, आप क्या सजेस्ट करती हैं, मैं तो न्यूज़पेपर ही करती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर रहा है, राइट। आपकी ओवरऑल रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। बट फिक्शन, नॉन फिक्शन भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, बट जस्ट गेट स्टार्टेड, राइट, यू कांट डिले इट फर्दर, ओके। सो दीज आर सम रिकमेंडेशंस। चलिए, तो अब हमने क्लैट 2024 का एनालिसिस कर लिया, राइट। हमें पता चल गया किस तरीके के क्वेश्चंस थे, हमने 2025 में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल वाइज एक्सप्लोर कर लिया, राइट। तो अब हम एक्चुअली में क्लैट 2024 का एक पैसेज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे पैसेज आया था और किस तरह के क्वेश्चंस थे। आप एक बार खुद से रीड करो, आई विल स्टेप असाइड, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप क्या करना, आप इस वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार आप रीड कर लो तो वीडियो को आप वापस से प्ले कर देना, ठीक है। चलो, सो इंग्लिश लिटरेचर इज अ वास्ट एंड डाइवर्स फील्ड दैट हैज लेफ्ट एन इनडेलिएबल मार्क ऑन द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स। तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, राइट। और इन्होंने कहा है कि इसने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ी है ऑन द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स। फ्रॉम द एलिक्वेंट, एलिक्वेंट मतलब जो एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, सो एलिक्वेंट इज expression wise a very positive word, right, well expressed, plays of William Shakespeare to the complex novels of Jane Austen and profound poetry, profound मतलब deep, impact create करने वाली, of William Wordsworth, English literature offers a window into human experience। तो हमने यहाँ पे कहा वेरियस ऑथर्स का नाम लेकर जो ओवरऑल पैसेज है वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है कि इन सब ने बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट किया इंग्लिश लिटरेचर पे। तो अब किसका नाम लिया, विलियम शेक्सपियर का, उसके बाद जेन ऑस्टन, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। सो वन ऑफ द ल्यूमिनरीज, ल्यूमिनरीज मतलब a person who is outstanding, exemplary type, बहुत shining bright of English literature is William Shakespeare, often hailed
हेल्ड मतलब कॉल्ड या रेफर्ड या मेंशन्ड एज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम किसकी बात करें, विलियम शेक्सपियर की, और ये बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट प्ले राइट है। तो आप हमेशा ध्यान रखना ये वाली चीज कि जब भी आप पैराग्राफ पढ़ते हो और किसी प्रॉपर नाउन का मेंशन होता है तो उसको आप अच्छे से नोटिस करो, राइट। और हम क्या करेंगे, जब हम जनरल रीडिंग भी करेंगे, हम एक्टिव रीडिंग करेंगे। हमने पैसेज पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, हम अपने दिमाग में क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इस सेंटेंस से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता था। यानी अगर पहला सेंटेंस देखें तो इंग्लिश लिटरेचर कैसा है, वास्ट और डाइवर्स है। कौन से किस विलियम शेक्सपियर के कौन सी स्टाइल ऑफ राइटिंग को प्रेज किया गया है, एलिक्वेंट प्लेस को प्रेज किया गया है, राइट। जेन ऑस्टन के नॉवेल्स कैसे थे, कॉम्प्लेक्स थे। विलियम वर्ड्सवर्थ क्यों जाने जाते थे, अपनी प्रोफाउंड पोएट्री के लिए जाने जाते थे, राइट। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस ह्यूमंस के लिए क्रिएट किया। इंग्लिश लिटरेचर की ल्यूमिनरी कौन है, विलियम शेक्सपियर है। उनको क्या कंसिडर किया जाता है, उनको ग्रेटेस्ट प्ले राइट कंसिडर किया जाता है। इसको हम एक्टिव रीडिंग कहते हैं, वेर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व। जब आप बस सिर्फ ओनली फॉर द सेक ऑफ रीडिंग रीड नहीं कर रहे, बट यू आर गेटिंग इन टू द अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पैसेज इन टोटलिटी इज ट्राइंग टू कन्वे। तो जब भी आप पैसेज को बिगिन करो, कोई आर्टिकल भी पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, तो आप पैरेलली सोचते जाओ कि किस तरीके का क्वेश्चन है। अच्छा ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस इंग्लिश लिटरेचर के इम्पैक्ट की बात कर रहा है। अच्छा फिर उसने कहा कि कुछ ऑथर्स का नाम लेकर कहा कि इन्होंने एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस दिया ह्यूमन बींग्स को, राइट। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड बी हेल्ड, हेल्ड मतलब कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, राइट। So this is how you read actively with being involved in the text. Superficially read करेंगे ऊपर ऊपर से, तो फिर आप क्लैट जैसा पेपर क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रीडिंग की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंड दिस ना, रीडिंग है और कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग, सो यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप को दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, राइट। सो इस तरीके से जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उससे आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, आपको मजा आने लगता है, आपको समझ में आने लगता है पैसेज क्या कहना चाहता है। और एक बार पैसेज समझ में आने लग जाएगा ना, तो रीडिंग इज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप इतना इंजॉय करने लग जाओगे, बस अपना वो बैरियर या जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, झांका खोलने की जरूरत है, राइट। चलिए, his works including Hamlet, Macbeth and Romeo and Juliet are celebrated for their exploration of human nature, love, ambition and tragedy. तो यहाँ पे उनके कौन कौन से नॉवेल्स थे, वर्क्स की बात करी, एंड व्हाई दे आर सेलिब्रेटेड। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये मेमोराइज करने का प्रेशर ले लोगे कि अब तो यार मेरे को याद होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आया कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस व्हाई आर दे सेलिब्रेटेड, तो मैं एक एक इंफॉर्मेशन को याद करने लग गई, तो मैं एग्जाम में तो ये नहीं कर सकती ना। कोई टेक्स्ट में लाइफ में पहली बार एनकाउंटर कर रही हूँ, वो भी जब मेरे पास एग्जाम का प्रेशर है, तो मैं उसको कैसे कैसे मतलब डील करूं, कैसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करूं, रिटेन करूं। तो हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए आ जाएंगे, पर जब हम यहाँ पे क्लूज लिखते जा रहे हैं, मैपिंग करते जा रहे हैं, कीवर्ड्स लिखते जा रहे हैं, तो हमें पता रहेगा कहाँ पे रिविजिट करना है, राइट। तो एक बार जब जैसे ही आपने ये पैराग्राफ रीड किया, आप एक बार फ्लो ऑफ आइडियाज एस्टैब्लिश कर लो और देख लो कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर मैं पैराग्राफ को अब पढ़ चुकी और मैंने जैसे आपको कहा कि हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने कहा कि इंग्लिश लिटरेचर का क्या इम्पैक्ट है, उससे ऑथर ने बिगिन किया। फिर उसने कुछ ऑथर्स और पोएट्स का नाम लेकर कहा कि इन्होंने बहुत अमेजिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफर किया है। फिर विलियम शेक्सपियर पे आ गए, उनको मेंशन किया कि ग्रेटेस्ट प्ले राइट है, उनके क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे और कैसे उन लोगों ने व्हाई दीज वर्क्स आर सेलिब्रेटेड, इसका मेंशन किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछें व्हाई द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर आर सेलिब्रेटेड, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे आ जाओगे और आंसर को ट्रेस कर लोगे। आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे। आपसे पूछें कि ऑथर ने कौन कौन से वर्क्स को मेंशन किया है ऑफ शेक्सपियर, तो हेमलेट, मैकबेथ, रोमियो, यहाँ पे आके वेरीफाई कर लोगे इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर मेमोरी। क्योंकि अगर आप मेमोरी के बेसिस पे हुए, क्योंकि इतने सारे पैसेजेस पढ़ रहे हैं, एग्जाम का स्ट्रेस है, क्लॉक इज टिकिंग, राइट, तो आप वो नहीं कर सकते। बट यू कैन डेफिनेटली कम बैक, रिविजिट एंड फेच योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रीड इट। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं। अगेन यू रीड इट एंड देन वी विल डिस्कस। आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर दो, राइट। चलिए, so his characters such as tormented Hamlet and star-crossed lovers Romeo and Juliet
कंटिन्यू टू कैप्टिवेट रीडर्स एंड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। हाँ, फिर वही प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर का इम्पैक्ट, उसी को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इन 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी पे आ गया। 19th सेंचुरी अशर्ड अ न्यू एरा ऑफ लिटरेरी जायंट्स। तो अब 19th सेंचुरी में किसकी बात कर रहे हैं? जेन ऑस्टन के नॉवल की बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि 19th सेंचुरी में किस ऑथर की बात करी? अच्छा, जेन ऑस्टन की बात करी, राइट। और जेन ऑस्टन के नॉवेल्स, कौन कौन से नॉवेल्स की बात करी? प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी की। अब इनके नॉवेल्स क्या ऑफर कर रहे थे? तो जेन ऑस्टन नॉवेल्स एंड ऑफरिंग, तो यहां पर उन्होंने बोला प्रोवाइड इंसाइसिव सोशल कमेंट्री थ्रू द लेंस ऑफ विट एंड रोमांस। ऑस्टन्स हीरोइंस लाइक एलिजाबेथ बेनेट एंड एलियनर डैशवुड रिमेन बिलवड लिटरेरी फिगर्स नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस। तो यानी कि पूरा का पूरा पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है कि 19th सेंचुरी में किस तरह के ऑथर्स आए। जेन ऑस्टन आई, जेन ऑस्टन की 2 नॉवेल्स की बात करी, जेन ऑस्टन के स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात करी, उनके 2 कैरेक्टर्स की बात करी और कैसे वो बिलवड कैरेक्टर्स हैं। तो अब जहां भी क्वेश्चन जेन ऑस्टन से रिलेटेड नॉवेल्स का आएगा, 19th सेंचुरी का आएगा, आप यहाँ पे रिविजिट कर लेना। बट आपको फ्लो ऑफ आइडिया तो पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि ऑथर कहना क्या चाहता है। तो एक एक वर्ड पे फिक्सेटेड होने की बजाय अगर आप असेंस समझने की कोशिश करोगे और अपने दिमाग में ये बैठा लोगे कि अगर इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आता है तो मैं रिविजिट करके यहाँ से आंसर्स ले सकती हूँ, यू विल बी सॉर्टेड, राइट। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स रीड दिस। आई विल स्टेप असाइड। आपको अगर ज्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर लो एंड यू कैन देन रीड दिस नाइसली। अच्छे से रीड करो, राइट, एक्टिव रीडिंग करो। तो ऐसे सुपरफिशियली मत रीड करो कि हाँ बस मेरे को तो टिक मार्क लगाना है, मैम ने कहा है घंटा रीड करना है तो घंटा कैसे भी पूरा कर लूं, बिकॉज उससे क्या होगा, उससे वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं, राइट। तो हमें अगर इम्पैक्ट चाहिए, अगर हमें आउटपुट चाहिए, तो हमें उतना ही सिग्निफिकेंटली हमें इनपुट देना पड़ेगा, है ना। दैट्स वेरी वेरी क्रूशल। तो जैसे हम आगे पढ़े, द रोमांटिक एरा। अब किसकी बात हो रही है? रोमांटिक। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन आ रही है, देखिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो घबराएंगे नहीं, बस जस्ट कीप ऑन रीडिंग, राइट। और छोटे छोटे यहाँ पर कीवर्ड्स लिखते रहिए, कैसे पैसेज को रीड करना है। डिटेल में मैं मैपिंग स्ट्रैटेजीज की भी आपसे बात करूंगी, बट जस्ट डोंट गेट वरिड कि ये रोमांटिक एरा तो मुझे पता ही नहीं है, मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है लिटरेचर का, अब मैं क्या करूं, राइट। जैसा मैंने आपको कहा था कि लिटरेचर का जिसका अगर इंटरेस्ट था, ओरिएंटेशन था, उनको मजा आया होगा इन द इनिशियल डिस्कशन ऑफ हाउ द पैसेजेस अपीयर्ड, राइट। तो आई एम श्योर अब तक आप ये गॉज कर पा रहे होगे। फिर एक और पैसेज है अनीता देसाई का, वो भी हम अपकमिंग सेशंस में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो आप रियलाइज करोगे अच्छा दूसरा फ्लेवर आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिटरेचर बेस्ड। तो अब एडवांटेज रही पीपल हु आर इनटू लिटरेचर, बट दैट्स फाइन। इवन इफ यू डू नॉट हैव इंटरेस्ट, देयर इज सिंपल मेंशन ऑफ फैक्ट्स जो आप पढ़ते जाओ और क्वेश्चन आएगा तो रिविजिट करते जाना। तो रोमांटिक एरा में इन्होंने किसकी बात करी? इन्होंने अब बात करी है विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज की। तो अगर आपसे पूछे कि रोमांटिक एरा के कौन से पोएट्स की बात करी है, तो इन दोनों का नाम ले लेना। Who celebrated the beauty of nature and emotional intensity of individuals. So what did the authors of romantic era celebrated? Come to this line and get the answer, right? फिर वर्ड्सवर्थ आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की बुक को मेंशन करा है और कॉलरिज के वर्क को मेंशन करा है। अब आपसे पूछें विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क को मेंशन करा है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि आपने अभी जेन ऑस्टन के भी नॉवेल्स पढ़ रहे हो, विलियम वर्ड्सवर्थ का भी काम पढ़ रहे हो, तो इतने सारों के नाम कैसे याद रखोगे, राइट। बट यू हैव रिटन हियर ना विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क या कॉलरिज का वर्क, सो यू कैन कम। Are testament to the power of written words to evoke profound emotions and imagery. Again, the way the novels are written, so impact of novels आप यहाँ पर लिख सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी में क्या हो रहा है, अब आप लिखते जाओगे ना कि अच्छा 19th सेंचुरी की बात हुई, फिर रोमांटिक एरा की बात हुई, अब 20th सेंचुरी की बात हो रही है। तो अब वर्जीनिया वुल्फ का ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल मिसेस डैलोवे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 20th सेंचुरी में वर्जीनिया वुल्फ का कौन सा ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल था, राइट। सो यू कैन गेट द आंसर, नॉवल था मिसेस डैलोवे। और उसने क्या किया, मिसेस डैलोवे में क्या हुआ, ही एक्सप्लोर्ड द इनर थॉट्स एंड लाइव्स ऑफ इट्स कैरेक्टर विद द मॉडर्निस्ट नरेटिव स्टाइल। सो व्हाट हैपेंड इन 20th सेंचुरी, कौन से ऑथर की बात करी, उसका कौन सा नॉवल था, उसका क्या इम्पैक्ट था, स्टाइल क्या था, व्हाट वाज द नॉवल ऑफरिंग, वो सब आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको बस as per the question you have to come and get the answer, right। चलिए आगे पढ़िए।
तो पैसेज आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है बट इंफॉर्मेटिव है, देर इज नथिंग वेरी टेक्निकल, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं और क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे। तो जब क्वेश्चन देखोगे आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट क्योंकि कई बार इतनी इंटेंस इंफॉर्मेशन होती है वहां पे घबरा जाते हैं, एंड दैट्स समथिंग विच वी आर नॉट सपोज टू डू। हमें घबराना नहीं है, वी हैव टू कीप ऑन विद आवर फ्लो, कीप ऑन विद द मोमेंटम एंड इंश्योर दैट वी डू वेल। चलिए, तो आई एम श्योर आपने रीड कर लिया। अगर आपको और टाइम चाहिए हो तो आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज कर लेना एंड देन यू कैन रीड इट फर्दर। So dystopian versions such as seen in George Orwell's 1984। अब जॉर्ज ऑरवेल की बुक की बात कर ली 1984, उसने क्या ऑफर किया, offered stark warnings about the dangers of totalitarianism and the erosion of individual freedom। अब घबराओ मत कि टोटैलिटेरियनिज्म क्या होता है, मुझसे तो वर्ड ही नहीं बोला जा रहा। अगर कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया तो उनको पता है कि क्लैट का पेपर एक साइंस का स्टूडेंट भी दे रहा है, एक कॉमर्स का भी दे रहा है, एक ह्यूमैनिटीज का भी दे रहा है। तो आपसे ये नहीं पूछ लेंगे कि टोटैलिटेरियनिज्म क्या है, और अगर पूछेंगे भी तो कॉन्टेक्स्ट सेट करके कहानी दे के पूछेंगे। यही मैं स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि ये जो आपका वरी है ना कि आप एक एक वर्ड पे फिक्सेटेड हो जाते हो, वो आपको ओवरकम करना है। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है, मतलब द आंसर हैज टू बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट। तो टेक्सचुअली आंसर निकलना चाहिए, वो कोई आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं कर रहे। तो आप इसको तो क्लियरली अपने दिमाग से हटा दो कि नॉलेज का टेस्ट, इट इज नॉट अ नॉलेज का टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है नॉलेज का टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट है। आपके सामने पैसेज है, उसी पैसेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैसेज आपके सामने, वहीं से आपको आंसर्स निकालने, राइट। तो ऐसा फिक्स मत हो जाओ कि यार मेरे को तो टोटैलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मुझे डिस्टोपियन विजन्स नहीं पता, अब मैं क्या करूंगी। अगर ये फियर आप बना के रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और पैसेज में आगे बढ़ना, पैसेज को कंप्लीट करना जरूरी है। अब यही मैं ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पैसेज में कुछ ट्रिकी वर्ड्स थे और इंफॉर्मेशन बहुत है, बट व्हेन यू विल कम टू द क्वेश्चंस, ऐसे यो सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, आपको इतना मजा आएगा, यू विल रियली एंजॉय दिस, राइट। पढ़ के देखते हैं आगे। टुडे इंग्लिश लिटरेचर इज अ ग्लोबल फिनोमेना। तो यानी कि अब इन्होंने सारी बात कर ली और आज के कॉन्टेक्स्ट में इसने कह दिया कि ये ग्लोबल फिनोमेना है। अब आपसे पूछे कैसे ग्लोबल फिनोमेना, ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स एंड लैंग्वेजेस। ट्रांसेंडिंग मतलब क्रॉसिंग। इंडियन ऑथर्स लाइक अरुंधति रॉय, तो इंडियन ऑथर्स में किसकी बात करी, अरुंधति रॉय की। उनके कौन से नॉवल की बात करी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हैव वन प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स। आपसे पूछ लें कि कौन से इंडियन ऑथर को प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स मिले, अरुंधति रॉय को मिले। कौन से नॉवल लिखा था अरुंधति रॉय ने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा था। व्हाट इज देयर इन द बुक, तो व्हाट इज द बुक ऑफरिंग, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब वेरी डेलिकेट, full of detail, family dynamics, but also delves into मतलब gets into the broader socio-political landscapes of India, right? So this is what it means। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन समरी, तो अब यहाँ पे ऑथर ने क्या किया, क्रक्स बता दिया या समरी बता दी। इंग्लिश लिटरेचर इज द टेस्टामेंट ऑफ enduring power of storytelling in written world। It encompasses an array of authors, themes, styles that continue to captivate and inspire readers, right? तो अब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, जब पैसेज पढ़ लो तो एक बार फ्लो एस्टैब्लिश कर लो कि उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश लिटरेचर बहुत कुछ ऑफर करता है। फिर उसने कुछ जनरल एग्जाम्पल्स लिए कि शेक्सपियर का, जेन ऑस्टन का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, कि कैसे इन्होंने बहुत अमेजिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफर किया। फिर विलियम शेक्सपियर की बात करी कि कैसे वो ग्रेटेस्ट प्ले राइट हैं, उनके कैसे कैसे काम हैं, वाई आर दे कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट और वाई आर दे सेलिब्रेटेड। उसके बाद 19th सेंचुरी में जेन ऑस्टन के काम की बात करी है, दो नॉवेल्स की बात करिए, दो नॉवेल्स के जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत इंस्पायरिंग थे, क्यों इंस्पायरिंग थे, क्या स्टाइल ऑफ राइटिंग था, इस पे क्वेश्चन क्रिएट कर हो सकता है। फिर उसके बाद रोमांटिक एरा में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज की बात करी, उनके दो वर्क्स का नाम लिया, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे उसके बारे में बात करी। 20th सेंचुरी में वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल मिसेस डैलोवे की बात करी, मिसेस डैलोवे ने क्या ऑफर किया उसकी बात करी है। फिर उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल 1984 की बात करी, अगेन व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 दैट हैज बीन डिस्कस्ड। फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन ऑथर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करी और अरुंधति रॉय के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करी, व्हाट इज इट ऑफरिंग, एंड इन टोटलिटी कहा कि इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफाउंड इम्पैक्ट है और रीडर्स को इंस्पायर करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट।
सो वी हैव रेड द पैसेज। अब आप क्वेश्चंस पे आओ। अगर आप कहीं ये टोटलिटेरिज्म, डायस्टोपिया, ये इतने सारी टेक्निकल नामों में सब कुछ याद करने की कोशिश में रह गए तो आप फंस जाओगे। बट इफ यू एक्चुअली कम टू द क्वेश्चंस, हु इज ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ग्रेटेस्ट प्ले राइट किसको बोला था? यू कैन गो एंड चेक। तो ग्रेटेस्ट प्ले राइट, अच्छा यहाँ पर मेंशन था, ग्रेटेस्ट प्ले राइट कौन था? विलियम शेक्सपियर। बस आपने इंफॉर्मेशन रीड कर ली, क्योंकि इतने सारे ऑथर्स का नाम लिया गया है, पोएट्स का नाम लिया गया है, कि हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम के स्ट्रेस में, बट यू कैन गो एंड वेरीफाई। तो क्लियरली मेंशन्ड है विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जेन ऑस्टन और जॉर्ज विल नहीं, ग्रेटेस्ट प्ले राइट क्लियरली विलियम शेक्सपियर है। अब ये एक्चुअली क्लैट में आया हुआ पहला सवाल था, पर बच्चे कई बार इतनी सारे पैसेजेस में नाम देख के घबरा जाते हैं और इस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते, विच वाज सो अमेजिंग, सो इजी टू सॉल्व, राइट? तो सच अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इससे डायरेक्ट कैसे कोई सवाल आ सकता है? बस ये चेक कर रहे थे कि क्या आप इतना पेशेंस दिखा पाते हो कि आप पूरे पैसेज को कंप्लीट कर लो। होता क्या है कि इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि बस चलो पैसेज को बस पढ़ लो किसी तरह से और क्वेश्चन तक पहुंचो। अरे जब तक तुम पैसेज में कंट्रोल नहीं लेके आओगे, तुम क्वेश्चन कैसे सही से सॉल्व कर सकते हो? रिविजिट कर रहे हैं हमने, यहाँ पे कोई अपनी मेमोरी पे डिपेंडेंस नहीं दिखाई, क्योंकि इतने ऑथर्स है, इतने नॉवेल्स है, कितना याद करेंगे। पर हाँ, हमें पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे रोमांटिक एरा की बात करी या 18th सेंचुरी की बात करी या 19th की करी या इंडियन ऑथर की बात करी, यहाँ पे समरी दी, यहाँ पे शेक्सपियर की बात करी, तो फ्लो हमें पता है, हम चले जाएंगे वहां पर। वी शुड गो, राइट? द आइडिया इज वी शुड गो, बट वी शुड नो वेयर टू गो, राइट? Coming to the next question, which of Jane Austen's novel is known for its social commentary and witty portrayal of romance? तो जेन ऑस्टन के कौन से नॉवल की बात करी है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, वापस जा सकते हो, नॉवेल्स के नाम रिटन है, राइट? अब आप चले जाओ 1984 नॉवल की बात कहाँ हुई थी? 1984 तो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है, हमें तो जेन ऑस्टन का नॉवल चाहिए, ठीक है? उसके बाद जब हम जेन ऑस्टन पे जाते हैं तो जेन ऑस्टन के दो नॉवेल्स की बात करी, एक प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करी, एक सेंस एंड सेंसिबिलिटी की बात करी। और इसमें इसने कहा कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंसाइसिव सोशल कमेंट्री थ्रू द लेंस ऑफ विट एंड रोमांस। तो जेन ऑस्टन के नॉवेल्स पे हम आ गए, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, वी हैव सीन दिस, राइट? तो हमने ऑप्शन देखा, हमने देखा कि अच्छा 1984 तो ऑरवेल का था, सेंस एंड सेंसिबिलिटी मेंशन्ड है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड ऑन राइम ऑफ एंशिएंट मरीनियर, ये तो दो जेन ऑस्टन के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन ही नहीं करे गए। तो जेन ऑस्टन के कॉन्टेक्स्ट में कौन से ऑथर ने किस नॉवल की बात करी है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी की बात करी है। तो आप बस जेन ऑस्टन पे गए, पैसेज रीड किया, दो प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी थे, बाकी जेन ऑस्टन के पैराग्राफ में थे ही नहीं, तो मेरा करेक्ट आंसर बी हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन कि जेन ऑस्टन का कौन से नॉवल को डिस्कस किया, कौन ग्रेटेस्ट प्ले राइट, डायरेक्ट वर्ड्स उठा रहे हैं आपको, राइट? सो दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट केम इन 2024 क्लैट, एंड पीपल कॉल इंग्लिश टू बी डिफिकल्ट। पर देखिए, थोड़ा तो आपको टेस्ट करेंगे ना कि आप घबराते नहीं हो, प्रेशर का टेस्ट तो है, राइट? आपके कंसिस्टेंसी का टेस्ट तो है, आप नहीं गिव अप करते इसका टेस्ट तो है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, छोड़ दो, नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत बहुत मेंशन है, कितने नॉवेल्स की बात करेगा? तो अब टेम्परामेंट पुअर रखोगे तो फंसोगे। बट आपने हिम्मत दिखाई पूरे पैसेज को रीड करने की, देन द क्वेश्चंस आर देयर टू रिवॉर्ड यू for the resilience you have shown, you have demonstrated, for the patience you have showcased while reading the entire passage. And again यहाँ पे भी patience दिखाई, यहाँ पे excited मत हो जाइए, अरे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे बिना देखे मार्क कर दे। गो, बी श्योर ऑफ योर आंसर, बिकॉज क्वेश्चन आसान है चाहे मुश्किल है, आपको तो पूरा एक नंबर मिल रहा है ना, राइट? ऐसा तो है नहीं मुश्किल क्वेश्चंस आपको ज्यादा नंबर दे रहे हैं और आसान क्वेश्चंस आपको कम नंबर दे रहे हैं, आपको हर क्वेश्चन की इक्वल वेटेज मिल रही है। तो वाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सच क्वेश्चंस वेयर यू आर सर्टन, वेयर यू कैन गेट 100% एक्यूरेसी? गो वेरीफाई योर आंसर्स। बट अगेन द कैच इज, हमें पता है जेन ऑस्टन के नॉवेल्स का कहाँ पे डिस्कशन था, वहीं पर हम जा रहे हैं, ठीक है? So who are the romantic poets mentioned in the passage known for celebrating nature and intense human emotions? So कौन से बात करी गई है, right? So again हमने कहा romantic poets। अब जहाँ पे आप पैराग्राफ को रीड कर रहे हो, जब एक्टिव रीडिंग कर रहे हो तो आप कीवर्ड्स लिखते जा रहे हो, जैसे हमने साइड में कीवर्ड्स लिखते गए, राइट? सो वी नो रोमांटिक एरा के नॉवेल्स में हमने यहाँ पे बात करी थी, तो हमने यहाँ पे दो नाम लिख दिए थे, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो हम यहाँ पर आ गए, रिविजिट कर लिया, वी आर श्योर कि अच्छा विलियम वर्ड्सवर्थ थे और सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, जो सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस, राइट? तो किसकी बात हुई है?
विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज की बात हुई है। इससे आसान क्वेश्चन मिल सकता है क्या आपको, राइट? अब आपका तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट उत्तरदायित्व है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये तो एक्चुअल है, मतलब आप खुद जाके टेस्ट कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने कोई क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को नहीं छेड़ा, कोई ऑप्शन सिंप्लीफाई नहीं किया, ना कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज सिंप्लीफाई करी, एज इट इज वी आर पिकिंग अप द क्वेश्चंस, राइट? अब व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ नॉवल नोन फॉर द मॉडर्निस्ट नरेटिव स्टाइल? तो क्या, अब आप देखिए इतने वर्ड्स, आप जब पैसेज पढ़ोगे आपको कई वर्ड्स कॉम्प्लेक्स लगे होंगे, और वो जो वर्ड्स कॉम्प्लेक्स लगे वो आज आपके फ्लैश कार्ड्स बनाने में मदद करेंगे आफ्टर द वीडियो। तो आपको इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लगे होंगे, पर आप देखिए क्वेश्चन सॉल्विंग में तो कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं आया ना, पर बच्चे यहीं पे डर जाते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ का कौन से नॉवल की बात करिए, तो हम वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल पे चले जाते हैं, राइट? हम पहले ही लिख कर आए थे वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल, तो कौन से नॉवल की बात करिए? मिसेस डैलोवे एक्सप्लोर्ड द इनर थॉट्स एंड लाइव्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स विद मॉडर्निस्ट नरेटिव स्टाइल। तो नॉवल का नाम क्या है? मिसेस डैलोवे, है ना? अब कोई मेमोरी में मत फंसिएगा कि मेरे को तो याद ही रहना चाहिए, क्योंकि इतने सारे नॉवेल्स हैं, इतने सारे ऑथर्स हैं, तो हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। मिसेस डैलोवे इज द डायरेक्ट ऑप्शन प्रोवाइडेड टू यू, राइट? अब आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि इस तरह के क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हो क्या, इवन इफ यू डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हो, और अगर आप बस एक साल अग्रेसिवली 1 घंटा रीड करोगे, एक्टिवली रीड करोगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते क्या? क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? कौन रोक सकता है आपको? 1 साल तो बहुत होता है एक स्किल सेट को अक्वायर करने के लिए, राइट? म्यूजिक सीख जाते हैं लोग, स्पोर्ट्स सीख जाते हैं, आपको रीडिंग सीखनी है, और वो रीडिंग आपको इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट? तो आप घबराओ मत, आप बस इसलिए ही एक पैसेज करवाने का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? पहली क्लास में क्लास 2024 का पैसेज कराने का क्या ऑब्जेक्टिव है? कि आपका जो अंदर का फियर है आप उसको ओवरकम कर लो, यू इमर्ज आउट टू बी स्ट्रॉन्गर, और आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको फेथ है कि यार इस तरह के क्वेश्चंस तो मैं कर सकती हूँ, इन क्वेश्चंस में है ऐसा क्या? अब वही डायोस्टोपियन क्या है, या फिर यू नो व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म, नहीं फंस रहे, कहीं आपको फंसा ही नहीं रहे। तो वही मैं बता रही हूँ कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आप कितना इंटेलिजेंटली रेजिलियंस दिखा के, पेशेंस दिखा के, स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में टाइम का फैक्टर कंसिडर करके पूरा पैसेज रीड करते हो, राइट? और क्वेश्चंस को आंसर करते हो। अब पैसेज मिडवे छोड़ दिया तो इतने अच्छे सवाल, इतने आसान सवाल कैसे आप कर पाओगे, राइट? तो ये टेम्परामेंट तो दिखाना पड़ेगा, और पेशेंस ग्रेजुअली बिल्ड होता है, राइट? मे बी आज आप पढ़ो, आपको 10 मिनट बाद लगे यार नहीं यार बस यार छोड़ो यार, आप स्ट्रेच करो, 10 मिनट बाद अरे यार लग रहा है, आप 15 मिनट पढ़ो, और 15 मिनट 3-4 दिन पढ़ने के बाद आपको लगे हाँ 15 मिनट में सेटल हो गई, 20 मिनट पढ़ो, ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाओ, टाइम बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, राइट? और लगे रहो, मतलब प्रोसेस पे काम करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। आउटकम पे अभी मत सोचो, आउटकम सोचना जब 4 महीने बाद रीडिंग में आप धुरंधर हो जाओगे, फिर देखना यो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पर तब तक के लिए आपको मोटिवेशन हाई रखना पड़ेगा, आपको अपना सबसे बड़ा चीयर लीडर होना है, आपको खुद को इंस्पायर करना है, यू हैव टू गेट गोइंग, राइट? चलिए, identify 20th century novel and mentioned in the passage that provides about warning about the dangers of totalitarianism, right? तो कौन सा पैसेज की बात हुई है? 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी का नॉवल कहाँ पे मेंशन्ड है? हम हर सेंचुरी को लिखते आते हुए आ रहे हैं, तो बस एक ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये मैपिंग कहते हैं इसको, ये भी मैं आपके इसी बैच में क्लास लूंगी मैपिंग की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि 20th सेंचुरी के कौन से नॉवल की बात करिए। सो वी कम टू 20th सेंचुरी, एक वर्जीनिया वुल्फ नॉवल था, वर्जीनिया वुल्फ का, मिसेस डैलोवी, जिसने इनर थॉट्स और स्टाइल ऑफ कैरेक्टर को इन अ मॉडर्निस्ट नरेटिव स्टाइल एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पे डिस्टोपियन विजन्स एज सीन इन जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 प्रोवाइडेड स्टार्क वार्निंग्स अबाउट डेंजर्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड द इरोजन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो जॉर्ज ऑरवेल के 1984 नॉवल की बात हुई है, राइट? तो वी कैन टेक अ लुक एट द ऑप्शंस। 1984 is the first option that we have in front of us, right? So I hope you can see the difficulty level of the questions. आप मुझे बता दो इसमें कोई एक क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था? ये आप ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैम these were all doable questions and I promise that I am going to solve these questions correctly and I'm going to work hard कि मेरी इंटेंसिटी बिल्ड हो जाए इतनी इंफॉर्मेशन को रीड और प्रोसेस करने की, राइट? सो आई होप यू फाउंड द सेशन यूजफुल। आई होप आपको समझ में आया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का गेम क्या है। आई होप आप एनालिसिस को एक्सपीरियंस कर पाए। अगेन 24 क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है इन द अपकमिंग क्लैट जो आप अटेम्प्ट करोगे।
और डिफिकल्टी लेवल एक्सेप्शनली डिफिकल्ट तो नहीं कर देंगे इस बार, वेरी इजी का तो ऐसा नहीं हो सकता अगली बार वेरी डिफिकल्ट हो जाए, इजी टू मॉडरेट ही आएगा, डूएबल आएगा, राइट, और एब्सोल्युटली मैनेजेबल रहेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैंने सजेस्ट कर दिया, सिंसियरिटी से वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करिए, आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताइए जो डूएबल है, राइट, और रीडिंग अग्रेसिवली करिए, एंड आई एम श्योर आप टॉप एनएलयूज में पहुंचने का अपना सपना पूरा करेंगे। खूब मेहनत करिए, खुद पे विश्वास रखिए, ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।